मैं इंस्टाग्राम भी चलाता था और मैं वॉक पे भी जाता था, दोनों ही करता था। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता था क्या, रील्स देख रहे तो फिर 1 घंटा रील्स में ही निकल गया? नहीं, 1 घंटा तो नहीं, लेकिन हाँ 15-20 मिनट तो ऊपर हो ही जाता था कभी। फिर कंट्रोल कैसे करते थे? सबसे बड़ी समस्या तो यही। और कुछ प्रॉपर इंटरव्यूज में उन लोगों ने कहा है कि हम लोग एक भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते थे, मैं करता था। और कुछ में वो कहते हैं कि मैं इतना घंटे पढ़ता था विदाउट ब्रेक, जैसे 6-7 घंटे का एक, जरूरत नहीं है 1 घंटे में भी हो सकता है, 1 घंटे पढ़ो उठ जाओ, फिर 1 घंटे पढ़ो फिर उठ जाओ। हाँ सर, एक सजेशन है, थोड़ा सा ऐसे कन्वेंशनल नहीं है, लेकिन ज्यादा टॉपर इंटरव्यूज को दिल से नहीं लगाना चाहिए। हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर तौसिक जैन, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी क्लास 12th के साथ नीट 2024 में 710 स्कोर किया है और इनकी ऑल इंडिया रैंक है 235। सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर तौसिक जैन डॉक्टर मोहक जैन के छोटे भाई हैं। मोहक जैन जो नीट 2023 में बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट थे और उन्होंने भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्लास 12th के साथ नीट एग्जाम में 695 स्कोर किया। और उनकी ऑल इंडिया रैंक बताएंगे तो सिक्स कितना था? 584। 584। वेरी गुड। अच्छा, आप दोनों ने क्लास 12th के साथ क्वालिफाई किया है, तो 12th की परसेंटेज और बताओ आप मेरे को एक बार। सर मेरी 94.6 है, ओके। और भाई की भी 94 थी। अच्छा, मतलब आपके 12th में परसेंटेज भी भाई से, बड़े भाई से ज्यादा है, और मार्क्स भी बड़े भाई से ज्यादा है, और रैंक भी अच्छी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों भाई मोहक और तौसिक दोनों उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है जो क्लास 12th के साथ नीट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इन दोनों भाइयों की एक खास बात रही है, इन दोनों ने कहीं भी किसी भी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया। दोनों ने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन किया है, ओनली इंडिविजुअल कोचिंग्स को फॉलो करते हुए टॉप में रैंक लाए हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है, और अब अच्छे से अपने कॉलेज में मेहनत करेंगे, अच्छे डॉक्टर बन के हमारे देश की समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। तो ये बात तो श्योर है कि दोनों भाई फ्यूचर डॉक्टर के लिए इंस्पिरेशन है। तो आज तौसिक जैन की जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में नीट 2024 में 710 स्कोर किया, क्या क्या हर्डल्स इस जर्नी में आई, कैसे उनको टैकल किया, इनकी स्ट्रेटजी क्या होती थी, कैसे ये टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, रिवीजन प्लान क्या होता था, कैसे इन्होंने अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव किया, सारी बातें आज के वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो तौसिक भाई, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आप दोनों भाई अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहे हैं, बीवाइज फैमिली का नाम रोशन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। अच्छा तौसिक, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि एक क्वेश्चन मैंने मोहक से भी पूछा था कि आपने जो इतना अच्छा स्कोर किया है, इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? सर इसका पूरा क्रेडिट सबसे पहले तो ऑल माइटी, उनके बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। वेरी और गुड। फिर उसके बाद पेरेंट्स एंड टीचर्स, वेरी सबने गुड। बहुत हेल्प किया। सर पेरेंट्स एक इनडायरेक्ट हेल्प करते हैं, पढ़ाई में जरूरी नहीं है कोई हेल्प करे, बट फिर भी एटमॉस्फेयर देने में, आसपास का एम्बायंस अच्छा करने में, और कोई भी काम ना करवाने में, इन सब में बहुत रोल होता है पेरेंट्स का। वेरी गुड। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, एक बार बताएंगे आप? सर मेरे मम्मी पापा दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर है वेटनरी यूनिवर्सिटी में। ओके, वेटरनरी में दोनों प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी बात है। Yes, sir। और दोनों भाई, मेरी मम्मी पापा तो वेटरनरी में है, अब दोनों ह्यूमन बीइंग के डॉक्टर बनेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। पूरा परिवार मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा है कि आप देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जब मोहक ने नीट एग्जाम में 2023 में 695 स्कोर किया, तो आपने उस टाइम क्या सोचा था कि मैं कितना स्कोर करूंगा? सर उस टाइम पे मैं एकदम बीच में था अपनी स्टडीज के, तो मैंने कहा था कि अगर इतना हो जाए मुझसे तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर वही 12th के मिड तक आते आते मुझे लगने लग गया था कि नहीं, टारगेट तो फुल का भी लिया जा सकता है। तो अच्छा फिर मैंने आप, फिर उसके हिसाब से करी। ओके, आपने टारगेट कितने का रखा था? मैंने फुल का रखा था सर, सेवन सेवन ट्वेंटी बाय ट्वेंटी द आउट ऑफ एंड। 720 का? हाँ हाँ हाँ, वेरी मिड गुड। मिड 12th में आके मैंने ये सोच लिया था कि हाँ पूरे का ही टारगेट रखूंगा। अच्छा, फिर आपको डिटेल में बताना है, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो सब भी अब 700 प्लस 720 का टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि नीट 2024 में हमने देखा कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, और आगे आने वाले टाइम पे भी यही होगा। तो आपने कैसे प्लान किया और कैसे आपने 720 आउट ऑफ 720 का टारगेट लेते हुए अच्छे से मेहनत करी और 710 स्कोर किया, आपको पूरा डिटेल में बताना है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे,
आपके मम्मी पापा ने आपको कभी ये नहीं बोला कि जैसे मोहक के 695 है बेटा, आप 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना, आप दिल्ली जाओ या कोटा जाओ, बाहर भेजने के लिए आपको फोर्स नहीं किया कभी? नहीं नहीं सर, सर मेरे पापा का तो हमेशा से ही कहना था, देख कट ऑफ से एक नंबर ऊपर आना चाहिए, हाँ। बस एक गवर्नमेंट सीट हाथ में आ जाए उतना ही बहुत है मेरे लिए। लेकिन वेरी फिर मैंने कहा था कि नहीं, इतनी इतनी लो hopes क्यों रखनी है, अच्छा ही करेंगे अगर करेंगे तो। वेरी भाई ने गुड। भी किया है। ओके, अब आपके मन में नहीं आया कि जो बच्चे कोटा पढ़ रहे हैं, दिल्ली पढ़ रहे हैं, कहीं मैं उनसे पीछे तो नहीं रह जाऊंगा? नहीं नहीं सर, जहां तक मेरे को लगता था जो कोटा और दिल्ली से, तो मैं अपने अपने आप को उनसे आगे ही मानता था। क्योंकि ओके। वो ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं और उनका मैक्सिमम टाइम 6-7 घंटे सिर्फ क्लासेस करने में खत्म हो जा रहा है। लेकिन मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं क्लासेस को अपनी स्पीड पे चला सकता हूँ, 1.5x पे या फिर 2x पे, जो चीज़ जल्दी समझ में आ रही है उसे स्किप करके, जो नहीं आ रही है उसे 3 बार सुन के। तो मुझे लगता था ये बेनिफिट तो ऑनलाइन में ज्यादा है। प्लस कंटेंट की भी कोई कमी नहीं है, आपको कोचिंग मॉड्यूल्स पे ही, मतलब कोचिंग मॉड्यूल से बहुत ज्यादा कंटेंट देखने को मिलता है। जैसे ऑनलाइन की वजह से मैं बीवाई से जुड़ पाया, अगर बीवाई भी ऑफलाइन होता सिर्फ, तो मैं कहाँ से उसका बेनिफिट ले पाता। उसके अलावा ऑनलाइन के अंदर नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज भी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ आवर्स भी ज्यादा होते हैं जितने आप पढ़ सकते हो। ऑफलाइन में तो कोचिंग में तो कितनी देरी बिठाएंगे। तो ऑनलाइन में बहुत फायदा है, कोटा और दिल्ली के बच्चों से तो काफी ज्यादा फायदा है। बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं ना, भला अलग सोचोगे तो अलग करोगे। तो मुझे आपकी हम्म। सोच बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। जैसा कि जो बच्चे बड़ी कोचिंग में नहीं जा पाते हैं, कोटा, दिल्ली, पटना, हैदराबाद नहीं जाते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं उन बच्चों से कैसे कम्पीट करूँगा। लेकिन आपने उसमें भी पॉजिटिविटी ढूँढी है कि वो बच्चे 6-7 घंटे कोचिंग में जाएँगे, फिर डाउट काउंटर पे जाएँगे, उनका टाइम वेस्ट होगा, मैं घर पे ही सेल्फ स्टडी कर लूँगा, जो चीज़ें आसान होगी मैं उसको 1.5 में देख लूँगा, ऐसे में टाइम बचाऊँगा। और वो इधर-उधर टाइम वेस्ट करेंगे आने-जाने में, तो मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम रिवीजन को सेल्फ स्टडी को दूँगा। तो ये जो पॉजिटिविटी ढूँढी है, ये उन सब बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, जो बच्चे घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इस डर में है कि यार कोटा के बच्चों से कैसे कम्पीट करूँगा। तो डेफिनिटली जो बच्चे घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं, वो कोटा के बच्चों को कम्पीट नहीं, पीछे भी छोड़ सकते हैं। और हर साल मैं यही देखता हूँ, बीवाइज़ क्लासेस से जो टॉपर निकलते हैं, जो 680, 690, 700 प्लस स्कोर करते हैं, वो किसी कोचिंग से पढ़ाई नहीं करते। और वो हमेशा सेल्फ स्टडी से अच्छा स्कोर करते हैं और हर साल बीवाइज़ क्लासेस से आप लोगों की तरह कोई ना कोई बच्चा एएफएमसी, एम्स दिल्ली, केजीएमयू, जिपमर, जैसे आपके भाई अभी बीएचयू गए हैं और आप भी बीएचयू जाएँगे या इससे भी अच्छे कॉलेज में जाएँगे, है ना? तो हर साल ऐसे बच्चे निकलते हैं। अच्छा, आप बताओ, तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया पॉजिटिविटी का। एक बार मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो काउंसलिंग हुई है, अभी तक आपको कौन-सा कॉलेज अलॉट हुआ है? सर अभी मेरे को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आईएमएस बीएचयू अलॉट हुआ है। आईएमएस बीएचयू अलॉट हुआ है और भाई भी वही है। वही है, तो वही है। दोनों को वहीं से करना है या अपग्रेडेशन का ऑप्शन रखा है? नहीं, अपग्रेडेशन मैंने डाला जरूर है, लेकिन अभी उसके चांस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। मैंने वर्धमान महावीर का डाला है और मौलाना आजाद का डाला है। ओके, वीएमएमसी और एमएमसी दिल्ली दोनों। अगर इन हाँ, दोनों में और से मिल एम्स जाता दिल्ली है भी। तो वो चूज़ करेंगे। हाँ हाँ। ओके, नहीं तो फिर बीएचयू भाई के साथ। बिल्कुल सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं है बड़े भाई के साथ जेल तो नहीं हो जाएगी? ये रेस्ट्रिक्शन, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है, सीनियर भी है और बड़ा भाई भी है, तो बच के रहना, कहीं भाई ना देख ले, मस्ती नहीं करनी कॉलेज में, तो ऐसा थोड़ा नहीं लग रहा डर कि भई कॉलेज की लाइफ जो है 4 साल, साढ़े 4 साल खराब हो जाएँगे? नहीं 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 सर, मेरे बड़े भाई से काफी अच्छा बॉन्ड है, तो हम दोनों अपनी सीक्रेसी आराम से मेंटेन कर सकते हैं। उसके सामने मैं कुछ भी बोलूं या कुछ भी करूं तो वो अपने तक ही रखता है। अगर समझाना हो तो समझा देता है, अपने तक ही रखता है, पेरेंट्स तक नहीं जाने देता हर बार। वेरी गुड। अच्छा, इसमें जो आपकी जर्नी रही, इसमें आप इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? सर इसमें मैं इंस्पिरेशन तो अपने बड़े भाई को ही मानता हूँ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बड़े भाई के साथ उन्होंने भी इसका क्या है, बहुत अच्छा ऑनलाइन से होगा किया ना, है। मेरा ये मानना है, अगर कहीं पे हम्म। 2 भाई, 3 भाई, 5 भाई, 10 भाई, जितने भाई हैं, भाई जहाँ साथ रहेंगे ना, उनको ज़िंदगी में कोई नहीं हरा सकता। और हमेशा अपने हम्म। भाई को बड़े भाई को इंस्पिरेशन मान के ही चलना है। हमेशा उनके साथ-साथ चलना है आपको, है ना? चलो, बहुत अच्छी बिल्कुल बात सर। है, बड़े भाई आपकी इंस्पिरेशन है। अच्छा, एक बार जैसे मोहक का तो मुझे याद है, उन्होंने इंडिविजुअल कोचिंग किया था बीकानेर से और केमिस्ट्री उन्होंने हम्म। बीवाइज़ क्लासेस का फॉलो किया था। आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? सर मैंने भी यही किया था कि मैंने शुरुआत से एक बायोलॉजी फिजिक्स दोनों की इंडिविजुअल कोचिंग करी थी, और ओके, केमिस्ट्री मैंने बीवाईस कृष्णावाद से पूरा किया था। और ओके। फिर एंड में आते आते मैंने एक दो दूसरी कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। एक मैंने एलन की करी थी, और ओके, कुछ मैंने आकाश के पेपर्स निकाले थे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, तो टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे आपके कोचिंग में? फुल सिलेबस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सर वो लास्ट मेजर वाले। हाँ।
हाँ उनके अंदर तो सर मेरे इतने ही रहते थे 690। रेयरली कभी 700 टच हुआ है मेरा। 705 एक बार आया था बस। 705 एक बार आता कोचिंग के टेस्ट में। अच्छा, आपका बस एक कोचिंग के बार। टेस्ट में मिनिमम स्कोर कितना रहा होगा? सर 590 तक गया है मेरा। 590 तक गया है। हाँ 590 एलन के टेस्ट में मिनिमम। गया। हाँ मिनिमम। और मैक्सिमम 705। तो मैक्सिमम फिर 7। जनरली तो ये 650 से 680 690 के बीच में रहा होगा। हाँ नहीं नहीं सर 680 तक तो जनरली नहीं रहा है मेरा। 645 650 655 मैक्सिमम। मतलब अगर एवरेज निकालें तो 670 के आसपास आना चाहिए। 670 के आसपास आना चाहिए। ओके, वेरी हाँ। गुड। नीट में आपका टोटल स्कोर रहा 710। अच्छा, जब आपका कोचिंग का स्कोर आता था 650 आ गया, 670 आ गया, तो उस टाइम आपको डर नहीं लगता था कि यार अभी यहाँ पे इतना कम स्कोर आ रहा है तो मैं भाई को बीट कैसे कर पाऊंगा? हाँ सर एक बार के लिए लगता था, लेकिन फिर वही है, ये वाली फीलिंग कुछ देर में चली जाती है। लगता है कि हाँ अभी तो पहला ही तो टेस्ट है इसका, आगे जाके इम्प्रूव हो जाएगा। 2-3 दिन निकलते तब तक ये ट्रॉमा रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अच्छा, जब आप टेस्ट के लिए टेस्ट अटेम्प्ट करने जाते थे, तो टेस्ट से पहले आप कभी ऐसा होता था कि रिवीजन करना है कि यार कल टेस्ट है, एंजाइटी हो रही है, पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा करके जाऊंगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे? रिवीजन वगैरह ऐसा कुछ करते थे आप? सर पूरे 2 साल तो मैंने यही किया है कि टेस्ट आता था उसके हिसाब से मैं अपने पिछले के 2 हफ्ते प्लान करके रखता था। जैसे कि मैंने आइलन की ज्वाइन करी हुई थी, हुँ, तो उसका हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट होता था। हुँ, तो मैं अगले टेस्ट के हिसाब से 2 हफ्ते पहले से प्रिपेयर करना चालू कर देता था कि इसमें मैं इस डेट को ये पढ़ लूंगा, इसके इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। लेकिन एंड में आके जब मेजर टेस्ट सीरीज मैंने देना चालू किया आफ्टर दिसंबर, तो उसमें मैं ब्लाइंडली घुसता था, बिना किसी रिवीजन के जाता था। अच्छा, मेजर टेस्ट में बिना किसी रिवीजन के जाते थे। अच्छा, अब मुझे ये हम्म। बताओ, आपके अच्छे मार्क्स तब टेस्ट में आए हैं जब रिवीजन करते थे या विदाउट रिवीजन अच्छे आते थे? तो मेजर में मेरे ज्यादा अच्छे आए हैं एज कम्पेयर टू कि मैं शुरुआत में जीता था। मेजर टेस्ट में अच्छे आए हैं, यानी विदाउट हाँ रिवीजन हाँ अच्छे हाँ। आए हैं। तो हाँ क्योंकि क्या है सर, जब ऐसे बहुत बड़ा सिलेबस होता है ना, तो हर टॉपिक से कुछ एक आध ही क्वेश्चन आते हैं। तो वो फटाफट हो जाते हैं और उनको करने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती। लेकिन जब एक ही चैप्टर से पूरे 90 सवाल बनते हैं या फिर 180 सवाल बनते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत होती है कि ओके, हर एक टॉपिक कवर होता है। एक भी चीज मिस हुई तो आपके 2-3 क्वेश्चन लाइन में गलत होते हैं। वेरी। अच्छा, इसलिए आप क्या सजेस्ट करोगे अपने जूनियर फ्रेंड्स को कि उनको टेस्ट से पहले रिवीजन करना चाहिए या बोल्ड होके विदाउट रिवीजन जाना चाहिए? सर मैं कहूंगा कि अगर 2 साल तक जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो वो अच्छे से पढ़ के दो, लेकिन लास्ट में जितना भी आपने 2 साल में पढ़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फिर से वापस पढ़ना पड़ रहा है मेजर टेस्ट से पहले सब कुछ। क्योंकि वो वेरी। पॉसिबल भी नहीं है, और अगर आप करोगे भी तो भी उसका कोई फायदा होगा नहीं। क्योंकि अगर आप एक बार पहले ही पढ़ चुके हो, एक बार फिर से पढ़ के दोगे, तो क्या गारंटी है कि अगली बार आपको याद रहेगा? आपको अगली बार फिर पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो ऐसे तो आप मेजर टेस्ट दे ही नहीं पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड। ये बहुत सही बोला आपने कि अगर फिर आप रिवीजन के चक्कर में तो फिर आप टेस्ट ही नहीं पूरा कर पाओगे, ना सिलेबस कंप्लीट हम्म हो पाएगा। ये सही बात है। अच्छा, एक बात बताओ, टेस्ट में जैसे आपकी मिस्टेक होती होंगी, 4 5 6 7 जो भी मिस्टेक होती थी, हम्म तो हम्म उन मिस्टेक्स हम्म। को आप क्या करते थे? लिखते थे या पेपर पे ही नोट कर लेते थे या जस्ट एक बार देख लेते थे? क्या मेथड था? सर उसको मैं कैटेगराइज कर लेता था कि अगर मेरी कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, हुँ, तो मैं अपनी बुक के अंदर मार्क कर लेता था, एनसीईआरटी के अंदर ही, कि यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ये वाली करी थी, और इस लाइन को इस तरीके से देखना है ताकि ये मिस्टेक ना हो वापस। तो लेकिन जितनी भी सिली एरर्स होती थी वो मैं लिखता था एक जगह पे। वेरी गुड। चलो, अच्छा, एक ये तो हो गई अपने टेस्ट की बात। हम्म। और जैसे अगर सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? क्या स्टडी प्लान था? टाइम टेबल क्या होता था? कितने घंटे पढ़ते थे? एक बार थोड़ा-सा ब्रीफ में बताओ। सर मैंने ऐसे कोई फिक्स आवर्स नहीं बना रखे थे कि फिजिक्स इतना घंटा या फिर केमिस्ट्री इतना घंटा। जो मेरा अगला टेस्ट होता था उसके हिसाब से मैं पूरा प्लान करता था। अगर केमिस्ट्री में जैसे कि अगर हैवी टॉपिक्स आ रहे हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रही है, या फिर कोई इनऑर्गेनिक का आ रहा है कोई चैप्टर, तो फिर मैं केमिस्ट्री को बहुत टाइम देता था, एक हफ्ते में। फिजिक्स में ओके, अगर, हाँ क्योंकि वो लोग भी बैलेंस करके चलते थे, फिजिक्स में थोड़ी इजी टॉपिक तो केमिस्ट्री में टफ दे दिए, बायोलॉजी में भी इजी दे दिए। तो केमिस्ट्री को कभी बहुत टाइम मिलता था, कभी फिजिक्स को टाइम मिलता था, बायोलॉजी को तो हमेशा ही ज्यादा टाइम मिलता था, क्योंकि उसको तो मैं बहुत बार पढ़ता था। हाँ, बायोलॉजी आसान भी रहता थोड़ा। नहीं बायोलॉजी टफ रहता है सर, बहुत टफ रहता है। ओके, क्योंकि एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार भूल जाते हैं, फिर तीसरी वापस पढ़ना पड़ता है, फिर भी भूल जाते हैं, फिर वापस पढ़ना पड़ता है। जब तक 5-6 रीडिंग ना हो जाए अच्छे से, तब तक तो दिमाग में नहीं जाती सारी चीजें। अच्छा, एक बार इंडिविजुअल स्कोर भी बताना ज़रा आपका। सर बायोलॉजी में तो मेरा फुल था, 360 था।
ओके। और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 175 था। वेरी गुड। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360। हाँ सर। उसके लिए कोचिंग मॉड्यूल पढ़ा था कोई? नहीं नहीं सर, कोचिंग मॉड्यूल तो मैंने टच ही नहीं किए ना, केमिस्ट्री में भी नहीं किए और बायोलॉजी में भी नहीं किए। ओके, ओनली एनसीईआरटी। ओनली एनसीईआरटी। और केमिस्ट्री में आपको कभी नहीं लगा कि मैं कृष्णा बैच फॉलो कर रहा हूँ और कृष्णा बैच में तो सिर्फ ये 75 आवर्स के लेक्चर है, इनसे कंप्लीट हो जाएगा, कभी ऐसा डाउट नहीं आया? नहीं नहीं सर, ऐसा डाउट कभी नहीं आया। मतलब कृष्णा बैच किया और ओनली कृष्णा बैच से 175 किया? हाँ हाँ हाँ। कौन सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ केमिस्ट्री में? सर केमिस्ट्री में मेरा एक फेलिंग सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था, जिसमें पूछा था फेलिंग सॉल्यूशन ए पूछा था शायद। तो हाँ, मैंने उसमें एक्वस कॉपर या एल्कलाइन कॉपर सॉल्यूशन ऐसा करके था, वो मेरा गलत हुआ था। उसमें कंफ्यूजन हुआ आपको? हाँ हाँ हाँ। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ कार्बोनिल कंपाउंड में। लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है। आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी है। मेजर टेस्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 4 भी यही था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो हो गया। देखो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है ना। हम्म। अब अगर मान लो कई बार ऐसा होता ना कि अपने 720 आउट ऑफ 720 आ गए, फिर मन में ये हो जाता कि हाँ मैंने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन अब थोड़ी सी कमी रह गई ना। अब ये कसक रहेगी कि यार नीट में तो नहीं कर पाए, यूजी में नहीं कर पाए, पीजी में करना है। तो पीजी में बिल्कुल। 100% स्कोर करना है और फिर इंटरव्यू करना है ना? तो ये मन में थोड़ी सी वो इच्छा रहेगी ना। ठीक है। बिल्कुल सर। मेन पॉइंट ये हो गया, स्ट्रेटजी आप ऐसे बनाते थे कि मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है। अगर बायो केमिस्ट्री का थोड़े टफ चैप्टर आ रहे हैं, लेंथी चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं केमिस्ट्री को ज्यादा वेटेज दूंगा। और जिस टाइम फिजिक्स में ज्यादा टफ लेंथी चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं फिजिक्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। ठीक है। इसके अलावा रिवीजन कैसे करते थे आप? सर रिवीजन भी मेरा मेजरली टेस्ट के थ्रू ही होता था। जो ओके। हमारी कोचिंग, क्योंकि मैंने काफी सारी टेस्ट सीरीज हो गई थी मेरे पास, एक तो कोचिंग की रहती थी, कृष्णा बैच की रहती थी, मैंने आइलैंड की भी ज्वाइन कर रखी थी। हम्म। तो इन सबको जब मेरे को जो टेस्ट का जो भी चैप्टर का रिवीजन करना है, मैं उसके हिसाब से टेस्ट निकाल लेता था कि यार इनका रिवीजन करना है, एक टेस्ट अपने साइड में रख लो इन चैप्टर्स को लेकर के। हम्म। अच्छा, नीट प्रेप की भी टेस्ट सीरीज थी मेरे पास, तो अच्छा। हाँ, तो वो मैं एक साइड रख लेता था। फिर वो सारे चैप्टर्स को रिवाइज करके वो टेस्ट देता था, टेस्ट के थ्रू रिवीजन करता था मैं। ओके। मतलब टेस्ट हाँ के थ्रू ही रिवीजन किया आपने? कोई मतलब हाँ, टेस्ट में जो पढ़ा उसमें मिस्टेक हुई, उसी टॉपिक को रिवाइज कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा, आपका कोई जैसे खेलने का प्लान, आउटडोर गेम्स, जिम, एक्सरसाइज ऐसा कुछ करते थे आप पढ़ाई के दौरान? सर जिम वगैरह तो नहीं करता था मैं, बट हाँ 1 घंटा मैं जाता था बाहर, 5 से 6 1 घंटा जाता था। खेलने जाते थे? हाँ 5 से 6 बाहर नहीं घूमता था, बाकी खेलने से तो क्या है, फिर वो बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं, फिर वो टाइम आधे घंटा पौन घंटा ऊपर हो गया, इसलिए हाँ, मैं वॉक ही करता मतलब था। नेचर वॉक है, बस घूम लिए, हाँ बाहर घूम लिए, 5 ऐसे डेली फिक्स था? हाँ, नहीं कभी कभी मिस हो जाता था, लेकिन हाँ ऐसे नॉर्मली फिक्स था। अच्छा, इससे आपको क्या लगता है, जैसे आप 1 घंटा बाहर घूमते थे, उससे बेनिफिट होता था या ऐसा लगता था नहीं जाके मुझे बायो रिवाइज कर देनी चाहिए? सर जिस दिन मैं नहीं गया था ना, उस दिन क्या है, फिर मेरी एनर्जी 2-3 घंटे पहले डाउन हो जाती थी रात ओके, को। ओके, हाँ क्या 1 घंटा घूमने से आप 2-3 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ पाते हो, ओके। तो एक घंटा चले जाना मैंने तो चाहिए। ये देखा, मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर भाई आपको 680 प्लस स्कोर करना है, उसका एक ही रूल है कि आपको 1 घंटा आउटडोर गेम या एक्सरसाइज, योगा या जिम, जो भी आप करना चाहो, आपको हेल्थ के लिए 1 घंटा करना है। बच्चे बोलते सर 1 घंटे में सर 1 यूनिट कर देंगे बायो की। ये सही पॉइंट है क्या बच्चों का? नहीं 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 सर, ये सही नहीं, क्योंकि क्या है, एक ही एक चीज करते करते आप कब तक करोगे, जैसे कि आपको 2 साल करना है यही चीज, हाँ। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना, तो आप 1 घंटा तो खुद के लिए निकाल ही सकते हो। जैसे मैं इंस्टाग्राम भी चलाता था और मैं वॉक पे भी जाता था, दोनों ही करता था मैं। तो कभी-कभी ऐसा नहीं होता था क्या, रील्स देख रहे हैं तो फिर 1 घंटा रील्स में ही निकल गया? नहीं 1 घंटा तो नहीं, लेकिन हाँ 15-20 मिनट तो ऊपर हो ही जाता था कभी। फिर कंट्रोल कैसे करते थे? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आपने 5 रील देखी, फिर उसके बाद 5 और देखने का मन करता है। सर पे टेस्ट होता था ना, तो फिर तो आपने अगर ये अच्छी बात है, आपने टारगेट बना रखा था ना, एटलीस्ट हाँ आपने टारगेट ले रखा था कि टेस्ट के साथ-साथ सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उस हाँ चक्कर में आप कहीं न कहीं रील को छोड़ के वापस अपने स्टडी टेबल पे आ जाते थे। हाँ, ओके। नहीं तो फिर वही है, फिर रात को 1-2 घंटा ज्यादा जागो, 3 घंटा ज्यादा जागो, फिर वही है, अगले दिन का सुबह बेकार हो जाती है, तो छोड़नी पड़ती थी रील्स। अच्छा, तौसीक एक बात बताओ कि जब आपने सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था? सर दिसंबर मिड तक मेरा सिलेबस हो गया था। दिसंबर मिड तक हो गया था। फिर जनवरी में प्रैक्टिकल वगैरह आए होंगे, फरवरी में वो बोर्ड वगैरह। हाँ हाँ तो हाँ। बोर्ड के लिए भी पढ़ा था आपने? सर बोर्ड के लिए मैंने वापस एनसीईआरटी पढ़ी थी। वापस एनसीईआरटी पढ़ी थी और बोर्ड में हाँ 94.6। हाँ। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कहीं बोर्ड में फेल नहीं हो जाऊँगा, हो सकता है नीट तो अच्छा कर दूँ, डर नहीं लगा इस टाइम का? नहीं 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 सर, राइटिंग तो मेरी ठीक ठाक थी शुरुआत से ही, और मैं फॉर्म भी सेंटेंस भी फॉर्म कर लेता हूँ आराम से, तो मेरे को राइटिंग का तो कभी दिक्कत नहीं आई।
बस कॉन्सेप्ट में वो क्लियर थे, तो मेरे को लगा था कि हाँ बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बोर्ड के साथ तो मेरे ख्याल में नीट एस्पिरेंट को लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है। हम्म। तो उस टाइम में आपको क्या लगता है कि बच्चों को कितने टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए? मेजर टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 12th क्लास का बोर्ड हो गया, लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने में कितने टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए? सर मुझे लगता है कि वो एक बच्चा अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। ठीक। अगर किसी को अगर लगता है कि उसका रिवीजन थोड़ा कम है, हुँ, तो वो 10 से 15 टेस्ट भी करेगा पूरे 1.5 महीने में, तो हुँ, भी वो बहुत ज्यादा है। हाँ, और मैंने भी 20 से 25 टेस्ट करे थे, लेकिन बहुत अच्छे से करे थे। उनका विद एनालाइज पूरा किया था, उनकी सिली मिस्टेक्स नोट करी थी, कॉन्सेप्ट्स को एनसीईआरटी में लिखा था, सब किया था मैंने। वेरी गुड। मतलब आप है ना टेस्ट जितने करो अच्छे से करो, 10 करो, 15, 20, 25 कितने भी करो, मेन पॉइंट है कि अच्छे से होना चाहिए और उनकी मिस्टेक्स अच्छे से रिवाइज हो। हाँ। ठीक है। अगर आप सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट कर रहे हो ना, तो फिर वो क्राइम है। अगर नहीं तो आपको टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। आपने टेस्ट किस लिए दिया था? ताकि आप मिस्टेक्स देख पाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपने फिर वही रिपीट कर दी, तो टेस्ट तो फालतू ही गया ना। ओके। अच्छा, मैं लास्ट में ना आपसे ये चाहता हूँ कि आप 1-1 मिनट तीनों सब्जेक्ट के बारे में गाइड करें। सबसे पहले बायो के बारे में कि बायो में बच्चे को क्या फोकस करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए कि इतना मिनिमाइज़ करके बताना आपको कि इतना कर लो, इससे आप 360 आउट ऑफ 360 कर सकते हो। सेम आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में बताना है। बिल्कुल सर। तो सर मैं सबसे पहले बायो से स्टार्ट करता हूँ। सर बायो के अंदर मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी, एकदम शुरुआत से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। और बायो के क्वेश्चन बैंक्स के लिए, जैसे कि जैसे डॉक्टर अली जैसी बुक्स होती है, उनको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उनके अंदर काफी चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई है, और वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर अली एमटीजी के अंदर भी काफी चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई है। और अगर आपको बुक लेनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आप मास्टर द एनसीईआरटी ले सकते हो। उसके अंदर एनसीईआरटी की एक एक लाइन से सवाल बना हुआ है। और उसके अंदर आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि यार ये कौन सा इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में ये सब नहीं लिखी, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके अंदर सारी चीजें अरिहंत की है ना एनसीईआरटी ये से लिखी हुई है। मास्टर मास्टर द एनसीईआरटी? यस ये सर, बिल्कुल शिवाली अरिहंत वाली। मैम भी रिकमेंड करती है बच्चों को। बिल्कुल सर, वही है, ये वही है। ओके। और हाँ, बाकी आप पूरे साल पढ़ने के लिए आपको कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी रखो, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई है। और एक्स्ट्रा भी क्या है, वो लोग इन्फॉर्मेशन बताते हैं सिर्फ। हम्म। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट बताया कि इसको आपको एनसीईआरटी की लाइन समझने में हेल्प हो रही है। अगर ऐसा कोई चीज है जो एनसीईआरटी की लाइन को समझाने में आपको हेल्प कर रहा है, तो वो आप जरूर कर सकते हो एक बार। लेकिन वही है, वो भी समझ के भूल जाना। एनसीईआरटी की याद रखना है, जो भी रखना है। और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते मतलब थियोरिटिकली प्योर एनसीईआरटी से बाहर आपको बिल्कुल हो। भी पूरी। नहीं। क्वेश्चन यस के सर, लिए आपने बिल्कुल। मास्टर द एनसीईआरटी बताया है, वो अच्छी बुक है। बिल्कुल सर। अच्छा, जैसे मोहक ने शिवाली मैम के वो जो क्वेश्चन बैंक हमने दिया था या क्वेश्चंस थे टेस्ट सीरीज के, उनके थ्रू प्रैक्टिस किया था, उन्होंने बताया काफी हेल्प मिली। तो आपने भी शिवाली मैम के कंटेंट से कोई हेल्प मिली थी क्या? अभी आपको भी? हाँ सर, मैंने शिवाली मैम के वाइवास देखे थे और टेस्ट भी करी थी। वाइवास में मैंने 5-6 चैप्टर मैंने वाइवास पूरे देखे थे। और जो वो चैप्टर मैंने तब देखे थे जब मैं लास्ट में रिवाइज कर रहा था मेजर टेस्ट से पहले। ओके। हाँ, तो मेरे को लगा था कि यार ये चैप्टर थोड़े से वीक है, इनके एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर वो पढ़ा तो टेस्ट मिस हो जाएगा। तो मैंने कहा इससे अच्छा वाइवास एक बार देख के चलता हूँ, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं मुझे। और उससे मैंने हेल्प मिली? शुरुआत से। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो क्या है, वो सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार अगर कानों से निकल जाती है ना, तो अगर आपने पहले पढ़ी हुई है, तो दिमाग में एकदम सेट हो जाती है, उसके बाद नहीं भूलते। वेरी गुड। और वाइवा से मैंने चीजें मैंने याद टेस्ट भी रहती है। करे। बिल्कुल सर। सुनी हुई चीजें पढ़ी हुई चीजों से ज्यादा याद रहती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये एक अब केमिस्ट्री के बारे में बताओ कि केमिस्ट्री में कैसे करना है और क्या करना है अपने को, बच्चों को, मतलब जो आपके जूनियर फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल सर। केमिस्ट्री के अंदर तो मैंने शुरुआत में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा था। लेकिन एंड में आते आते, जैसे जेई मेन से पहले भी और बोर्ड में भी, और बोर्ड के बाद जो टाइम मिला था उसमें भी, मैंने 3 से 4 बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है। पूरी पूरी। ओके। और उसके पहले मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा है, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है सर, जानने में थोड़ा सा मजा आता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं उसके अंदर, इन्फॉर्मेशन नहीं होती बायो की तरह। तो वो जानने में मजा आता था, इसलिए मैंने वो तो किया था। ओके। और हम्म। कृष्णा बैच को आपने कंप्लीट किया था या कुछ चैप्टर में, या ओनली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैसे हेल्प मिली थी? नहीं नहीं सर, कृष्णा वैक्स को मैंने कंप्लीट फॉलो किया था। एक या दो ही चैप्टर मेरे से छूटे होंगे, मैंने उसकी टेस्ट सीरीज भी पूरी करी थी और कृष्णा वैक्स भी पूरा किया था। अच्छा, कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हैं आप, जो एनसीईआरटी हाँ हाँ ड्रिल, जो हाँ। एनसीईआरटी ड्रिल है, उसमें हम्म। कैसे क्वेश्चंस लगे आपको? मुझे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या उनमें कोई चेंज करने की जरूरत है, तो आप बताओ। नहीं नहीं सर, वो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया हुआ है उसके अंदर। और ऐसी ऐसी लाइनें हैं जो एक बार पढ़ने पे आपको लगता है कि आपको समझ में आई, लेकिन आपको समझ में आई नहीं होती है। वो क्वेश्चन के थ्रू पता चलता है कृष्णा वैच के।
जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरे साथ ये बहुत बहुत बार हुआ था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कई सारी ऐसी लाइनें थी जो मैंने सोचा था क्या है, लेकिन निकली कुछ और थी। हाँ। तो वो मेरे को उस बैच के क्वेश्चन के थ्रू ही पता चला थोड़ा था। सा वो जो कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक वो इन डेप्थ एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से किया होगा तभी कर सकते हो। आपके बिल्कुल क्वेश्चन सर। गलत होते थे उसमें? हाँ सर, कृष्णा मैथ में तो क्या है, मैं पढ़ते ही देता था, तो उसके अंदर मेरे हो जाते थे 10 के आसपास हो गए, 5 7 हो गए, 10 हो गए, इतने हो जाते ऐसा थे। तो लगता था कि यार केमिस्ट्री कहीं वीक तो नहीं, 10 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हो रहे हैं तो नीट में क्या होगा? नहीं नहीं सर, क्योंकि मेजर टेस्ट में फुल आते थे ना फिर उसके बाद। अच्छा अच्छा, वो करने के बाद फिर मेजर टेस्ट में पूरे आते थे हाँ कि हाँ सारी मिस्टेक तो वहां हो गई कृष्णा हाँ। मैथ के क्वेश्चन बैंक में, अब मेजर टेस्ट में कोई मिस्टेक नहीं हो रही, ये बेनिफिट मिला, वेरी गुड। बिल्कुल सर। फिजिक्स में? फिजिक्स के अंदर तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप थ्योरेटिकल चैप्टर्स की पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर जैसे कि आप मोशन इन 1D की पढ़ते हो तो उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है नहीं। लेकिन हाँ, फिजिक्स की एनसीईआरटी के पीछे के पॉइंट्स टू पॉन्डर्स, पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और बीच के डायग्राम्स, ये ओके, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स टू पॉन्डर और और डायग्राम्स। डायग्राम्स क्या और बोला आपने? क्वेश्चंस बैक क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस? हाँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। उसके अंदर आप भले ही सारे मत करना, लेकिन थ्योरेटिकल वाले करना। थियोरेटिकल वाले या जो एक आध में एमसीक्यू रहता है वो वाले? हाँ हाँ, वो वाले करना, क्योंकि उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे एमसीक्यूज, मैं बताता हूँ, असर्शन रीजन उसके अंदर दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, और कुछ शायद वन वर्ड के वो तो आंसर्स भी शायद दिए हुए उसमें हैं। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं 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 सर, सो फिजिक्स की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के अंदर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, असर्शन रीजन दिए हुए हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये ओके। तीन चीजें कर लेना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस काफी लेंदी है, उसके वो एडिशनल एक्सरसाइज के तो होते आईआईटी भी नहीं है। एडवांस लेवल के होंगे, कोई मतलब नहीं ज्यादा हाँ, एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन करने का। वो ओनली करने की जरूरत नहीं थियोरेटिकल, ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन, एमसीक्यू ये करें बस। है। हाँ, वेरी गुड। और सर मुझे लगता है कि असर्शन रीजन एक बार में बहुत मुश्किल है किसी से भी सही होंगे। असर्शन रीजन और ट्रू फॉल्स तो इतने अच्छे डरने की दिए हुए हैं। जरूरत नहीं है गलत हो जाए तो, पहली बार में नहीं गलती नहीं सही नहीं, नहीं बिल्कुल होती है। नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत 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 अच्छे दिए हुए हैं, उसके अंदर आएंगे नहीं नीट में, लेकिन फिर भी इनकेस आ जाए एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो कर मतलब लेना। 180 का जिसको प्रिपरेशन करना है, वो कर सकता है। हाँ तो, अच्छा, हाँ तो एक ही करना। मुझे याद है मोहक ने ना इंटरव्यू में एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि अगर आपको फिजिक्स में 150 160 करना है तो आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी का बहुत बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप 180 टारगेट कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और एटलीस्ट जो थियोरेटिकल चैप्टर है जैसे सेमी कंडक्टर वगैरह है, यूनिट डायमेंशन है, या आपके 12th का कुछ पार्ट है, वो तो पढ़ने चाहिए। आपका क्या विचार है इस बारे में? हाँ सर, मैं भी यही कहूंगा, जैसे कि जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं वो तो पूरे करो। जैसे लाइक? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा करो, सेमीकंडक्टर्स पूरा करो, मॉडर्न फिजिक्स पूरी मतलब पढ़ना, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ना। ये इन तीनों का करो। यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो एक बार पढ़ने की चीज है, वो हाईलाइट कर लेना जो तुमको लगे, और उसके बाद वो हाईलाइट्स वापस पढ़ लेना। बाकी नॉर्मल चैप्टर्स की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। वो तो बहुत, उसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, फिजिक्स की एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको समझने में भी टाइम लगेगा, आपका पूरा पूरा दिन निकल जाएगा, इवन 2 3 दिन निकल जाएंगे एक चैप्टर को पढ़ने में। तो इतना इतना अगर देने आप का जरूरत नहीं 180 टारगेट कर रहे हो, आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो तो करो। अगर आपका टारगेट है 660 670 680, तो आप फिजिक्स में 160 से भी काम चला सकते हो, केमिस्ट्री बायो में पूरा करो। तो है। उनको बिल्कुल जरूरत सर। नहीं है ज्यादा टाइम वेस्ट करने की। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। पहले आप सिक्योर करो कि केमिस्ट्री बायो कंप्लीट है 540 आउट ऑफ 540, फिर फिजिक्स हम्म। में 180 के लिए जाओ। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरी अपने लाइब्रेरी है यहाँ पे, मैं देखता हूँ बच्चे 7 7 8 8 घंटे फिजिक्स पढ़ते हैं और उनके नीट में नंबर भी 100 ही आते हैं फिर भी। यार अगर आप 7 8 घंटे या केमिस्ट्री बायो को टोटल देंगे, वहां पे आप 540 नहीं तो 520 तो आराम से कर दोगे। तो मेन बिल्कुल टारगेट सर। आपका ये होना चाहिए कि स्कोर ज्यादा करना है। यहाँ पे कोई वो तो है नहीं कि आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ है आईआईटी की तरह। हम्म। तो आपको टोटल स्कोर मैक्सिमम करना है, तो बिल्कुल फिजिक्स की बिल्कुल। एनसीईआरटी को लास्ट में रखें। बिल्कुल, फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर नहीं भी पढ़ पाए तो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन केमिस्ट्री और बायो की छुट्टी तो हाँ, फिर बहुत दुख होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम्म। फिजिक्स में पर चैप्टर कितने क्वेश्चंस आपको लगता है करने चाहिए बच्चे को अगर 160 से 180 तक स्कोर करना है? सर वो चैप्टर के ऊपर है, जैसे कि मैंने जब शुरुआत में मोशन वगैरह के थे तो उसके अंदर मैंने काफी अच्छी प्रैक्टिस करी थी, शायद 250 के आसपास, 250 भी क्रॉस हो गया होगा उसमें तो मेरा। हाँ। और लेकिन लास्ट में आते आते, जैसे कि एसएचएम था, उसके अंदर मैंने 50 60 या 100 के आसपास क्वेश्चन ही करे थे। और फिर बीच में कुछ बहुत ही छोटे छोटे मैग्नेटिक इफेक्ट आते, तो उसके अंदर तो बहुत ही कम में 50 60 में काम चल जाता है। लेकिन जो अच्छा चैप्टर है, जिसमें आपको लगता है कि आप वीक हो और इसको समझने में टाइम लगेगा, तो उसके अंदर लिमिट मत रखो क्वेश्चंस की, उसके अंदर जितने हो सकता है कर लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी वीकनेस है। बिल्कुल। इसलिए मतलब हाँ। वीक पॉइंट जहां पे वीक चैप्टर अगर कोई उसमें थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो,
नहीं तो अगर हम्म। आप एवरेज भी करोगे तब भी चलेगा। मेन पॉइंट है कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आजकल टफ आता भी नहीं है फिजिक्स। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आपका कोई, आपकी तरफ से कोई पर्सनल सजेशन, क्योंकि मुझे जो डाउट आते हैं बच्चों के, मैं जो देखता हूँ, मैंने सारे आपके इंटरव्यू में कवर कर दिया। अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन हो अपने छोटे भाई बहनों के लिए, वो आप बता सकते हो। हाँ सर, एक सजेशन है, थोड़ा सा ऐसे कन्वेंशनल नहीं है, लेकिन ज्यादा टॉपर इंटरव्यूज को दिल से नहीं लगाना चाहिए। वेरी गुड। ये सही बात है। हाँ, तो क्या है, मैंने एक बार एक बॉस, मतलब काफी सीनियर है, भाविक बंसल करके। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने एक बार बोला था कि फिजिक्स में आप क्रॉस कर सकते हो जो लेवल आप चाहो, जैसे इरोडो क्रोटो तक जा सकते। वो सुन के मेरे को लगा था कि यार ये तो इरोडो क्रोटो करके तब जाके इनके नंबर आए हैं। हाँ। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरे बस का नहीं है, तो मैं तो नहीं यार करूंगा, इरोडो लेकिन फिर भी आजकल मेरा हो रैंक गया। एडवांस वाले भी नहीं करते हैं। वो वही हमारे तो। टाइम पे करते थे वो चीजें। अब नया जमाना है, अब प्योर एनसीईआरटी बेस्ड चीजें हैं, स्पेसिफिक हो गया एग्जामिनर, क्या जरूरत इतना जाने की। आजकल वही। एग्जामिनर स्मार्ट है, पहले एग्जामिनर बच्चों से मेहनत करवाता था, आजकल हम्म। आपकी इंटेलिजेंस चेक करता है, स्मार्टनेस चेक करता है, आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। आज वो पुराना टाइम नहीं कि आप इरोडो करोगे। बिल्कुल सर, और कई टॉपर इंटरव्यूज में जैसे कि टॉपर्स कहते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ते थे, एक भी सोशल मीडिया का ऐप हमने डाउनलोड नहीं करा हुआ था, हमने और इतने टेस्ट दिए थे। आपका तो मैं एग्जाम्पल, आप भी तो टॉपर है, आज आपने बताया रील्स देखते हैं आप। हाँ, मैं रील्स देखता था, दिन में लगभग मेरा आधा पौना घंटा जाता था रील्स देखने में। तो कोई बुरी कभी बात कभी नहीं क्रॉस। रील्स देखना। नहीं, कोई बुरी बात नहीं, वो क्या है, जब तक एक्सेस नहीं होता तब तक कोई बुरी बात नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। माइंड फ्रेश को कर, 2 साल आपको जब पूरा पढ़ना है, तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे ही अपने रिफ्रेशमेंट के लिए। इतना तो दिमाग चलेगा नहीं 2 साल। और कुछ टॉपर इंटरव्यूज में उन लोगों ने कहा है कि हम लोग एक भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते थे, मैं करता था। और कुछ में वो कहते हैं कि मैं इतना घंटे पढ़ता था विदाउट ब्रेक, जैसे 6-7 घंटे का एक, जरूरत नहीं है 1 घंटे में भी हो सकता है, 1 घंटे पढ़ो उठ जाओ, फिर 1 घंटे पढ़ो फिर उठ जाओ। हो सक और अपने हिसाब से आप पर्सनलाइज कर सकते हो चीजों को, कि आपको जिस भी चीज में सबसे ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है और जिस भी चीज में आपका टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, वो आप कर सकते हो। थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कि मेरे से 15 मिनट ही पढ़ाई होती है तो 15 मिनट ही करो, नहीं, थोड़ा पुश करो। लेकिन हाँ, बहुत एक्सेस करने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी वेरी गुड। तो बहुत अच्छे सजेशंस आपके मेरे को लगे, बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक है कि बर्डन, मतलब मेन पॉइंट ये है, बर्डन मत लो, हाँ। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो, जो टारगेट बना लिया उसको कंप्लीट करो। हम्म। एनसीईआरटी के स्टक हो जाओ, एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ, और जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। डेली 1 घंटा अपनी हेल्थ को, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या एक्सरसाइज योगा को दो। इसके अलावा सोशल मीडिया यूज करना है करो, लेकिन सोशल मीडिया को हावी मत होने दो कि आपका डेली का काम पेंडिंग है। तो बिल्कुल सर। यही मेन पॉइंट मैंने आपके इंटरव्यू से सीखे हैं। और 710 वाला बच्चा इतना क्लियर बोल रहा है कि आपको ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, आप नहीं सिर्फ लेना है, एनसीईआरटी बिल्कुल। और मस्त होके पढ़ो। बिल्कुल सर, एक एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ। सर, हाँ, एक ऐसा कर सकते हो कि संडे को ब्लैंक रखो, बिल्कुल ब्लैंक रखो। उसके लिए कुछ भी पहले से प्लान मत करो। बिल्कुल। फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपके टारगेट्स थोड़ा सा ज्यादा लो, और जो भी उन टारगेट्स में से छूट जाए ना, सब कुछ संडे पे करो। हाँ, तो ऐसा कर संडे सकते बिल्कुल हो। ब्लैंक रखना चाहिए। या तो मैं बच्चे देखता हूँ संडे मंडे ट्यूसडे सारा ही संडे पे टाल देते हैं। बस वही, और क्या, मंडे को अगर कोई टारगेट छूट जाएगा, तो आप वो सीधा संडे को करना, ट्यूसडे का अपना जो टारगेट पहले से फिक्स है वही करो। वेरी गुड। फिर और जो मंडे से सैटरडे में जो भी टारगेट छूटे है ना, वो सिर्फ संडे को करो। फिर भी टाइम बचता है, तो आप इंजॉय भी कर सकते हो, और पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो। बिल्कुल। मर्जी है। वेरी गुड, हम्म। ये भी अच्छा सजेशन है। मैं भी बच्चों को यही बोलता हूँ, यार संडे को आप लोग खाली रखोगे ना, उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, या अगर हम्म। आपका कुछ छूट गया वो कर सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही प्लान रखते हैं, पूरा पैक रखते हैं बच्चे, संडे को भी लेक्चर देखते हैं यार। अगर संडे को आप लेक्चर देखोगे तो रिलैक्स कब करोगे, वही वही वही, जो कोई बफर बफर पेंडिंग होना चल रहा जरूरी है वो है। कब करोगे। तो बच्चे तो पहले बिल्कुल। ही लेक्चर पैक रखते हैं कि संडे को ही पढ़ना है, क्योंकि सिखाया ही ऐसा जाता है कि 1 साल पढ़ लो पूरी जिंदगी बन जाएगी। अरे जिंदगी खराब भी हो जाएगी, हेल्थ खराब हो गई तो टेंशन आ गई, एंजाइटी आ गई। बिल्कुल जिंदगी सर। बनाने चले थे, यहाँ टेंशन ने हेल्थ खराब कर ली अपनी। सर, बिल्कुल, एकदम इतना लगातार पढ़ के एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ही बिल्कुल। अच्छा इंटरव्यू अपना ये रहा भाई। तौसिक, बहुत-बहुत बधाई हो। एक इन्विटेशन आपके लिए है, 3 जनवरी को दी वाइज क्लासेस का 10th फाउंडेशन डे है। दोनों भाइयों को आना है। दोनों के लिए गिफ्ट मैं तैयार करूँगा। तो दोनों भाइयों को आना है, और अपने मम्मी-पापा को भी साथ लेके आओ। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो सकते हैं उनको बुला रहे हैं, और अच्छा इस बार हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि अपना 10th फाउंडेशन एंड डे है। फाउंडेशन। ठीक है? तो सबको बिल्कुल आना सर। फैमिली के साथ। बहुत-बहुत बधाई हो। आपको दोनों भाइयों को अच्छे से मेहनत करो, और देश के लिए, अपने परिवार के लिए, गाँव के लिए, समाज के लिए अच्छे से मेहनत करके अपना पूरा एफर्ट लगाओ, और पूरा 100% दो, पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। ठीक है भाई तौसीक, बहुत-बहुत बधाई हो बिल्कुल सर। आपको। थैंक यू। थैंक यू सर।
ओके।